बेटे हम कल बात कर रहे थे मिलर और मोडिग्लियानी की। ठीक है। जी अच्छा, सर। ये दोनों पता है इन्होंने कल वो आपको मैंने बताया था ना कि बेटे ये कल हो तो नहीं गया था। नहीं सर, सर 32 हुआ था। नहीं हुआ था, 32 हुआ था। अच्छा बच्चे, ये वही बात सारी वही, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेट को, ये इक्विटी को, ये डेट को। आर इज, ये बेटे लास्ट टाइम भी यही था। ये मैं नहीं पढ़ा रहा इस स्लाइड। ठीक है, ताकि हम और कुछ पढ़ लें इसकी बजाय। बिजनेस रिस्क ये भी पढ़ लिया। रिकैप फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेटे किसके साथ एसोसिएटेड होता है? डेट के साथ। यहाँ से ये काम है एक्चुअल आज का, यहाँ से शुरू हो रहा है। हम्म। बेटे ये भी उसने वैसे बात की थी कि मिलर और इन्होंने कब किया था बेटा? इन्होंने 1958 में ये एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इन्होंने एक वन किया था नोबेल प्राइज। कल भी बात हुई थी, M&M इनको बोल रहे थे हम। ठीक है। अच्छा, मिलर और ये इसके जो साथी था, ये दोनों क्या कहते हैं बेटा? सर इन्होंने कहा था ना कोई टैक्स है ना कोई बैंक करप्सी है। बैंक करप्सी होता है कि बैंक का डिफॉल्ट कोई नहीं है, बैंक से जिसने हम्म। लोन लिया है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। और ना ही बेटा सारे लोगों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन है। एंड आल्सो बेटे एफिशिएंट मार्केट है। मार्केट पता है कौन सी बेटे एफिशिएंट होती है? वो मार्केट, वो मार्केट जो कि 1 मिनट में एडजस्ट हो जाती है ना विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, या जिसमें प्राइस बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है डिमांड और सप्लाई के मुताबिक। हम्म। उसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट। बेटा हम्म। वो मार्केट जिसमें क्या हो जाता है, प्राइस बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, तो वो क्या होती है? एफिशिएंट मार्केट होती है। क्या होती है? एफिशिएंट मार्केट। अच्छा बेटा, मेजर कंक्लूजन क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करता अगर ये कंडीशंस होंगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन, कौन सी, कौन सी सर? बेचे ये वाली कंडीशंस, ये वाली नो टैक्स नो बैंकरप्सी। ठीक है हम्म। बेटे, अगर ये हम्म। कंडीशंस होंगी तो फिर क्या जी। होएगा? फिर बेटे आ, कोई वो फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेंगे। फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। जी। अच्छा, नेक्स्ट बेटे वो हमें कह रहा है इट्स ओनली ये इफेक्ट बेटा वो द कहता वे, है इट इट ओनली इफेक्ट द वे अ फर्म द वे। डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट और स्प्लिट इट कैश फ्लो। बेटे वो कहता है कि ये हम्म। सिर्फ किस चीज को ये करती है बेटा इफेक्ट? द फर्म हम्म। डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट इट कैश फ्लो। यानी ये चीजें सिर्फ कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करती हैं कि हमने कितना कैश इक्विटी होल्डर्स को देना है और कितना डेट होल्डर्स को देना है। डेट होल्डर्स हम्म। कौन होते हैं सर? जिनके पास बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं। जिनके जी। पास बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं वो डेट होल्डर। ठीक है। सिर्फ उसको ये इफेक्ट करती हैं और किसी चीज को नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट वो कहता है इट डजेंट मैटर हाउ फर्म फाइनेंस। वो कहता है आप डेट से करें कैपिटल से करें फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम निकलेगी। ठीक हम्म। है बेटे, वैल्यू ऑफ द फर्म का क्या फार्मूला ये बताता है कि जितने शेयर प्राइस एक शेयर की, उसको नंबर ऑफ हम्म। आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करें, फर्म की वैल्यू निकल आए। फर्म की जी। वैल्यू एक शेयर की प्राइस को जितने टोटल शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो सर क्या आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन से होते हैं? बेटे वो शेयर्स जो लोगों के पास होते हैं, ओके। वो शेयर्स जो लोगों के हम्म। पास होते हैं वो वो क्या होते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा, अकॉर्डिंग टू प्योर एमएम थ्योरी, जी। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एज, बेटा वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर वही डेट और इक्विटी को कहते हैं। कॉर्पोरेट जी। फाइनेंसिंग होता है लोन लेना। तो जो आप हम्म। लोन या उसके अंदर बेटा जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, हैव नो बीयरिंग ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आपने फैसला करना है कि मैं डेट के जरिए पैसा लूं या उसके जरिए लूं, इक्विटी के जरिए लूं, एमएम थ्योरी कहती है कि कोई मसला नहीं, जिसे मर्जी है ले लें, लेकिन हमारी ठीक वो हो गया। 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। कैपिटल बजटिंग कैन बी कैरीड आउट विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता है जब फर्क ही नहीं पड़ता तो जो मर्जी है कर लो। यार मोहसिन, हम्म। कल हमने ये बात की थी यार, मोहसिन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहसिन, कल यार हमने कहा था कि जिन जिन मुल्कों के अंदर बच्चों कंपनीज पे ज्यादा टैक्स लगता है ना, वहां पे हम्म। वो लोग क्या प्रेफर करते हैं और कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं कि डेट के जरिए फाइनेंसिंग करें। और जिनमें इंडिविजुअल्स पे ज्यादा टैक्स लगता है ना, वहां पे वो क्या कहते हम्म। हैं, वहां पे वो कहते हैं कि शेयर्स के जरिए उसको क्या किया जाए, फाइनेंस किया जाए। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। हम्म। वो कहता है मॉडिफाइड एमएम। बेटे उनको इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़नी थी यार। उसका मसला मोहसिन ये था कि सर देखे ना, हर मुल्क के अंदर टैक्स भी मौजूद है, बैंक करप्सी भी मौजूद है, प्रॉब्लम्स हैं। वो तो हम ऐसे जी। जैसे यूटोपिया में चले गए। तो बैंक व्हेन अ फर्म इज फोर्स्ड टू क्लोज बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस लॉसेज एंड द नेट कैश फ्लो आर डिफॉल्ट ऑन इंटर। बैंक करप्सी क्या होती है? वो कहते हैं बैंक बैंक कहता है बंद करो, कंपनी को बंद करो। आप लोगों को हम्म। नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहे हैं, आप इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो मेहरबानी करो। तो उसको कहते हैं बैंक करप्सी। बैंक करप्सी कॉस्ट रियल मनी, कंपनी डू नॉट डाई इन पीस। ठीक है। अच्छा ये देखो, वो कहता है कि जो बैंक करप्सी कॉस्ट होती है ना, वो आपकी किस सूरत में होती है? मनी की फॉर्म में होती है। आपको क्या पे हम्म। करनी पड़ती है? मनी। लॉयर और अकाउंटेंट्स को पे करनी पड़ती है, पेनल्टीज पे करनी, यानी इंटरेस्ट तो देना ही देना है ना। उसके अलावा हम्म। उसके अलावा वो आप कंपनी ऐसे नहीं होता कि एकदम मर जाती है, वो ताले लगवा देते हैं। वो पहले आप लॉयर करते हो, पेनल्टीज पे करते हो, सप्लायर्स और बायर्स के क्लेम पे करते हो, फिर अपने एसेट्स बेचते हो, फिर डेट होल्डर के डेट पे करते हो, फिर जिनके, ये देखो ना बेटे, तो इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। ऐसे नहीं होता कि बस आके खत्म हो। इवन द थ्रेट और द र्यूमर कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। होता है ना कि ये कंपनी जो है ये लॉस में जा रही है, खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से भी कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। सप्लायर रिफ्यूज टू सप्लाई द मटेरियल। जो लेने वाले हैं वो लेते नहीं है, जो देने वाले हैं वो देते नहीं। बैंक्स डिमांड हायर इंटरेस्ट रेट एंड कस्टमर कैंसिल द परचेज ऑर्डर। द फर्म इज एक्सेसिवली लेवर्ड। जब बैंक करप्सी होती है ना, तो आपको लोन ज्यादा लेना पड़ता है, और जब आप लोन ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि लेवरेज बढ़ जाएगी। डेट बढ़ेगा तो लेवरेज बढ़ जाएगी। फर्म विद अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और अ हाई फिक्स कॉस्ट। ठीक है। फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ फर्म डेट इज मोर लाइकली टू कॉज बैंक करप्सी। कुछ फर्म्स में डेट की वजह से बैंक करप्सी होती है। तो वो फर्म्स जिनमें हाई ऑपरेटिंग लेवरेज हो, वहां बैंक करप्सी होती है। फर्म विद नॉन लिक्विड एसेट्स, जिनके पास ज्यादातर फिक्स एसेट्स हों, उनकी उनकी बैंक करप्सी होती है। और वो फर्म जिनकी ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इट, वो फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे हो। एक साल अगर 1000 है तो अगले साल 1 लाख हो गई, अगले साल 0 हो गई तो अगले साल 3 लाख हो गई। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक हो गया। तो ये है मामलात। बेटे साथ ही रहना। अच्छा, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ होता है बैलेंस करना। मतलब एक चीज आप ले लो, दूसरी मुझे दे दो। ट्रेड ऑफ होता है दो चीजों के दरमियान बैलेंस। ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद टैक्स एंड बैंक करप्सी। देखो ना,
अब बेटे उसने एक और थ्योरी दे दी जिसको बोला ट्रेड ऑफ थ्योरी, और उसके अंदर टैक्स भी शामिल था और बैंकरप्सी भी शामिल, तो उधर प्रॉब्लम था ना। डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच डेट इज बेस्ड ऑन ट्रेड ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेट एंड डिसएडवांटेज, तो कितना डेट होगा और कितना कैपिटल होगा डिपेंड करता है उसके एडवांटेजेस पे। डेट का एडवांटेज क्या होता है, हमें इंटरेस्ट की सूरत में पेमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स ना लगने की वजह से टैक्स सेविंग्स होती हैं, टैक्स शील्ड मिलती है हमें या टैक्स शेल्टर मिलता है, एक ही चीज के तीनों नाम। डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम लोन बहुत ज्यादा लेते हैं तो रिस्क वाले मामला बढ़ जाते हैं, बैंक हमसे हाई इंटरेस्ट लेते हैं और बैंक करप्सी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो when the 100% equity firm add a small debt, the value of stock goes up। कहता है एक कंपनी जिसके अंदर सारा है ही इक्विटी है, सारी है ही इक्विटी, उन्होंने थोड़ा सा डेट डाला ना, अपनी 90 और 10 की रेशियो रख ली, 90-10 की, तो वो उसके ना जो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि वो टैक्स सेविंग हो रही होगी ना, टैक्स सेविंग हो रही होगी, और अभी तक वो इतनी रिस्की फर्म नहीं है क्योंकि 90% उसमें कैपिटल है, 10% डेट है। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस, अब फर्म का हम टोटल रिटर्न कैसे निकालने लगे हैं, जो डेट होल्डर को पे किया वो, और जो इक्विटी होल्डर को डिविडेंड की सूरत में पे किया, या वो कह रहा है डिविडेंड की बजाय भी नेट इनकम ले लो। मोहसिन, नेट इनकम में जो आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया है ना, डेट उन दोनों को ऐड किया, वो भी तो पे किया है ना सलमा बेटे, वो भी तो जी उन लोगों को पे किया है ना यार, जिनके पास जिनसे लोन लिया हुआ था। तो बाकी बच्चों जो है वो नेट इनकम बच्ची, उन दोनों को ऐड करो कि यार ये है हमारी कमाई इस साल की, उसको कहते हैं टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न कंपनी कहती है ये मेरी कमाई है। बट इफ द फर्म कीप एडिंग मोर डेट एंड डेट, जैसे जैसे डेट ऐड करती रहेगी वो लोग इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या हो रही है, रिस्की होती जा रही है, रिस्की होती जा रही है। अच्छा, ये मैंने पहले ही बताया आपको, आउटस्टैंडिंग शेयर को एक शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल आएगी। अच्छा, अरेंज फॉर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड इन थ्योरी। ये हम अब देखेंगे कि हमारा ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए और कितना, वो हम आगे देखेंगे। दिस इज द वेयर ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पॉइंट वो होता है कि जिस पे ये इतना मैक्सिमम हम डेट करेंगे और इतनी इक्विटी करेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न हमें मिलेगा। दैट इज वेयर द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम बैक। हाँ जी, जहां ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल कौन सा होता है, जहां पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और वैक, वैक होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम पे करते हैं, जो इंटरेस्ट की सूरत में, या वैक के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और इक्विटी। तो वैक जिस पॉइंट पे मिनिमम होगी और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिमल होता है, यानी ये बेस्ट पॉइंट है, ऑप्टिमल होता है बेस्ट पॉइंट। ऑप्टिमल डेट कैन बी रेंज फ्रॉम 20-80 टू 70-30, यानी 20% डेट और 80% इक्विटी, उससे लेकर 70-30 तक इसके दरमियान दरमियान होता है, यानी इनके दरमियान, यानी जो डेट है वो डिपेंड 20-70 डेट हो सकता है और 80-30 जो है वो क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, इसके दरमियान होते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फर्म, आप अगर ये देखें ना कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है, आप जानते हैं, ये हमारा चैम्प्स, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम बैक हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्लाइटली लेवर्ड इंटरेस्ट टैक्सेस, वो वही चीजें बता रहे हैं। सिग्नलिंग थ्योरी, सिग्नल देती है इन्वेस्टर्स को, ले लो या बेच दो, शेयर्स ले लो। नॉट ऑल द इन्वेस्टर हैव इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। A firm owners and managers know about the company better than outsiders. Insiders know better. Insider कौन होते हैं, जो अंदर काम करते हैं। When the firm future genuinely look good, the managers choose to raise the financing through debt. जब उन्हें नजर आ रहा है कि फ्यूचर हमारा अच्छा है, हम कमाएंगे, वो कहते हैं लोन ले लो यार, कोई मसला नहीं है, पे कर लेंगे।
बिकॉज दे वांट टू शेयर द फाइनेंशियल गेन विद द मोर शेयर होल्डर। वो नहीं चाहते कि हम और शेयर होल्डर लेके आए, उधार लो और उनको दो। दे प्रेफर टू पे द इंटरेस्ट। देयर इज ऑलमोस्ट नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। कंपनी ग्रो कर रही है बच्चों, रिस्क का तो डिफॉल्ट है ही नहीं। जब उन्हें नजर आता है कंपनी बुरी जा रही है, अब वो क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, ज्यादा ऑनर बनाएंगे ताकि डिफॉल्ट की सूरत में पैसे ज्यादा लोगों में डिवाइड हो जाए, ज्यादा लोगों में डिवाइड, और इंटरेस्ट ज्यादा ना देना पड़े। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिग्नलिंग आप समझ आ गई है कि ऑनर और मैनेजर दोनों क्या करते हैं, बाहर वाले लोगों को सिग्नल देते हैं कि लो या ना लो। Practically speaking, firm should maintain less leverage than the optimal level for trade-off theory। यानी जो ऑप्टिमल लेवल होता है, कंपनियां नॉर्मली उससे कम लेवरेज रखती हैं ताकि जगह बची रहे अगर लोन लेना पड़ जाए ना बाद में कभी। मोहसिन, लोन यार मजबूरी में अगर लेना पड़ जाए ना तो जगह खाली हो। यानी ये नहीं कि जितना लोन ले सकते हो एक ही दफा ले दो। अगर सपोज आपको अलाउड है कि आप 1 लाख का लोन ले सकते हो तो 80,000 का ले लो, 20 का छोड़ दो, ताकि जब हमें कोई प्रोजेक्ट नजर आए या कोई प्रॉब्लम नजर आए तो हमारे पास स्पेस खाली हो, हम वो 20% लोन ले लें, या 1 लाख में से 80 लिया हुआ है, 20,000 रहता है तो वो ले लें। In case they find a great opportunity, they should finance the project by debt. If they don't have to share the financial gain with more shareholders, अगर वो ज़्यादा गेन लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाह रहे तो फिर भी वो फाइनेंसिंग करेंगे। They give the right signal to the market about the good health। ठीक है, अच्छा, they do not have to share the financial gain with the more shareholder, and they give the right signal to the market of the investor about the good health of the firm। The debt finance bring the financial discipline। डेट के जरिए आपका कैश कंट्रोल हो जाता है, आपको पता होता है कितने मैंने इंटरेस्ट की मात्रा में देने हैं। न्यूज ऑफ न्यू इक्विटी फाइनेंसिंग सिग्नल बैड न्यूज। जब हम शेयर इशू करते हैं ना ज्यादा, तो जो बाहर वाले लोग हैं उनको बैड न्यूज जाती है। कंपनी क्राइसिस में इन्वेस्टर विल सेल द स्टॉक एंड मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक विल फॉल। जब लोग कहेंगे यार मैं बेचना चाह रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ, चीज की कीमत नीचे आ जाती है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल राइज, वैक बढ़ जाती है, लोग रिटर्न ज्यादा मांगते हैं, रिक्वायर्ड रेट ज्यादा मांगते हैं, वैक अल्टीमेटली बढ़ जाती है। जब वैक बढ़ जाती है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती है तो फर्म की वैल्यू कम हो जाती है, फर्म की वैल्यू कम हो जाती है। तो यार चैंपियंस ये हो गया है। मैं बेटे आपको नया लिंक भेज रहा हूँ सलमा, ठीक है बेटे।